जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको बताएं कि राज्यपाल को नियुक्ति क्यों किया जाता है, क्या शर्त होना चाहिए, कितनी उम्र होना चाहिए, इनको कौन शपथ दिलाता है, इनका कौन त्याग पत्र करवाता, त्याग पत्र किनको देंगे, यह सब आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम राज्यपाल की शक्तियां की चर्चा करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद आपको 52 में बताएं, राष्ट्रपति का पद, वही 153 में राज्यपाल की पद है। जो भाग 5 पढ़ा है वही भाग 6 है, सिर्फ अनुच्छेद का चेंजिंग है। वो भी एक जिसमें उसमें था 100, उसमें राष्ट्रपति का पद 52 था और इसमें 153 है, सिर्फ एक बढ़ा है। उस अब थोड़ा गौर करके देखिएगा तो कुछ भी नहीं हुआ, अनुच्छेद ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। उसमें भी राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाए थे, इसमें राज्यपाल की शक्तियां पढ़ाते हैं। सबसे पहले इनका कार्यकारी शक्ति समझते हैं। यह जो भी नियम कानून जो भी बनाएंगे राष्ट्रपति, वह कोई भी कार्यालय को, जैसे अपने कार्यालय को राष्ट्रपति चलाने के लिए, वह आसान बनाने के लिए वह नियम कानून बनाएंगे कि ये ऐसे होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, कौन मंत्री कहाँ जाएगा, ये सब की चर्चा वह आसान बनाने, कार्यों को आसान बनाने के लिए शक्ति उनके पास है। उनको वित्तीय शक्ति भी है। इसके तहत राज्यपाल आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि उसे कहा जाता है कि जब भी कोई इमरजेंसी होता है तो उसे, हर राज्य का भी एक संचित निधि होता है, जिसे आकस्मिक निधि में भी कुछ पैसा रहता है कि संचित निधि के अलावा, जैसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी फंड के लिए कुछ हम पैसा रखे हैं, उसी तरह से हर राज्य का एक आकस्मिक निधि होता है। इसी तरह भारत सरकार भी के पास भी आकस्मिक निधि है। जैसे बिहार में हमेशा बाढ़ आता है, उसके लिए अलग फंड में पैसा रखा हुआ, और संचित निधि बिहार का भी है, वह अलग पैसा है। लेकिन आकस्मिक निधि के अनुसार वह राष्ट्रपति जब भी चाहेंगे तो पैसा निकालकर बिहार में जो बाढ़ ग्रसित है उसे दे सकते हैं। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड तरफ भूकंप आता है, उनका भी राज्यपाल जब चाहे तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर वहां सुधार करने के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद पंचायतों में वित्तीय स्थिति सुधार के लिए भी वह पैसा देते हैं। राज्यपाल जो है, जो बिहार का पंचायती राज या किसी भी राज्य का पंचायती स्थिति सुधारने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वह वित्तीय पैसा भी निकालते हैं। इसके बाद क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति इनका 161 अनुच्छेद में किया गया है, 161 अनुच्छेद में कहा गया है, और राष्ट्रपति का क्षमादान 72 अनुच्छेद में था। लेकिन इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 अनुच्छेद में इसमें कहा गया है कि सिर्फ फांसी के, और जो फांसी और सैनिक के जो केस होता है वह राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वह सारे केस जो राज्य में होता है वह माफ कर सकते हैं। क्षमादान जो राष्ट्रपति की शक्तियां में बताए थे, क्षमादान, लघुकरण, प्रतिहार, ये सब जो भी बताए थे इसमें लागू होगा। लेकिन यह मौत की सजा और सैनिक सजा माफ नहीं कर सकते हैं। इनमें एक शक्तियां कम है राज्यपाल को, वह मौत की सजा और सैनिक की शक्तियां को माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में तो सैनिक की सजा को वहां का, अमेरिका का राष्ट्रपति भी माफ नहीं कर सकता है, इसलिए यह राज्यपाल की एक शक्तियां कम है। इसके बाद है विवेकाधिकार शक्तियां। जब विधानमंडल में, विधानसभा में बहुमत की सरकार नहीं बनती है, उस स्थिति में राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति को कह देंगे कि आप मुख्यमंत्री रहें, अब 30 दिन के अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यदि 30 दिन के अंदर वह व्यक्ति बहुमत सिद्ध करता है तो वह राज्य का मुख्यमंत्री कहलाएगा, अन्यथा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। इसलिए 30 दिन का मौका देते हैं अपना विवेकाधिकार के अथी पर, कि जब विधानसभा त्रिगुटीय हो जाता है, इस स्थिति में वह राज्यपाल कहते हैं कि आपको हम 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं, 30 दिन के अंदर आप बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आप इस राज्य का मुख्यमंत्री रहेंगे, अन्यथा फिर से दोबारा चुनाव कराया जाएगा। चाहे आप गठबंधन करके कीजिए, चाहे जिस प्रकार आप कीजिए, लेकिन हमको बहुमत चाहिए तो चाहिए। इसके बाद आता है विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार शक्ति है
कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर हैं तो उन पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हाँ, दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा। दीवानी और फौजदारी मुकदमा में अंतर होता है। दीवानी मुकदमा जो होता है वह पैसे के लेन देन में आता है। फौजदारी मुकदमा जो मारपीट, मर्डर, ये सब फौजदारी मुकदमा में आ जाता है। इसलिए राज्यपाल जब पद पर उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा ही उनका पद समाप्त होती है वैसा ही उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल के पास भी विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां के मतलब कि जिस तरह से राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां था 111 अनुच्छेद में, इसी तरह से इनको पास भी शक्तियां हैं। जो भी विधानसभा में जो भी विधेयक बनेगा उस पर वह निलंबित तो हट गया है, लेकिन पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं या उसे जेबी वीटो भी कर सकते हैं। और इनको पास एक शक्तियां और है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। इसलिए वीटो शक्तियां राष्ट्रपति से इनका ज्यादा है राज्यपाल का। उसमें राष्ट्रपति खुद निर्णय लेते थे, चाहे पुनः विचार के लिए भेजते थे, चाहे जेबी वीटो करते थे। अत्यंतकारी वीटो तो 42वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया था और इसके बाद अत्यंतकारी वीटो है ही नहीं। इसके बाद राज्यपाल की बात करें तो इनके पास राष्ट्रपति से एक शक्तियां ज्यादा है। वह विधेयक को पुनः विचार के लिए भी लौटा सकते हैं या जेबी वीटो कर सकते हैं, यानी अपने पास भी रख सकते हैं। यदि उनको समझ में नहीं आता है तो वह राष्ट्रपति को भी पास वह विधेयक भेज सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के जो वीटो शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वीटो शक्तियां, वह राष्ट्रपति से ज्यादा है। इसके बाद यह 162 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल कार्यकालीन व्यवस्था को अपने विस्तार करें। जैसे अपने राज्यपाल का भी जो भी विधानमंडल में कार्य करने वाले विधायक लोग हैं उनको कोई भी कानून सुझाव देने के लिए वह विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। जैसे विधान मंडल, जो हर राज्य का एक विधान मंडल होता है, और विधान मंडल जो होता है, जिस तरह से भारत सरकार के पास संसद था उसी तरह से हर राज्य का एक विधान मंडल होता है। जैसे बिहार की हम बात करें, बिहार राज्य के पास भी एक विधान मंडल है। इसमें भी दो सदन होते हैं, एक तरफ विधानसभा और एक तरफ विधान परिषद। विधान परिषद, इसमें कहा गया है कि आप एक विधान परिषद मंत्रिमंडल की गठन कीजिए, मंत्री परिषद का गठन कीजिए, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से अनुच्छेद 74 में कहा गया था कि संसद में एक मंत्री परिषद का गठन कीजिए जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि अपने सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन कीजिए जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यदि कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 163 में है। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सलाह देने के लिए, उस पर विषय पर काम करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त करना है। जैसे मंत्री को नियुक्त करने के लिए जो भी सिफारिश करेंगे वह मुख्यमंत्री करेंगे कि मंत्री परिषद में ये मंत्री होना चाहिए, यह स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, यह शिक्षा मंत्री होना चाहिए। वह जो भी सिफारिश करेंगे वह राज्यपाल को कहेंगे कि आप ये फलाने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दें। उसमें मुख्यमंत्री सिर्फ सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति वो मंत्री को नियुक्ति करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य भी होते हैं कि मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे, क्या
नहीं करेंगे, इसके पर हम चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और यह विधान मंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। जो भी विधान मंडल में, जो भी इस भवन को विधान मंडल कहा जाता है, जैसे वहां संसद था ना, इसमें विधान मंडल कहा जाता है। यह विधान मंडल है, इसमें और केंद्र में संसद थी, इसमें विधान मंडल की चर्चा है। जो भी यह विधान मंडल में जो भी कार्य होगा, यह मुख्यमंत्री को कर्तव्य हुआ कि वह राज्यपाल को जाकर बताएगा क्या क्या आज विधानमंडल में क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, वह सारा इन्फॉर्मेशन जाकर राज्यपाल को वह बताएंगे। यदि मुख्यमंत्री को यदि मृत्यु हो जाता है तो वहां दोबारा चुनाव नहीं होगा। यदि बिहार राज्य की बात करें, यदि नीतीश कुमार मर जाएं तो उनका दोबारा चुनाव बिहार में नहीं होगा, उस पद खाली होगा, उसमें सिर्फ मंत्री परिषद ही भंग होगा, मंत्री परिषद भंग होगा, उसमें दोबारा चुनाव नहीं होगा। और नीतीश कुमार का जो सीट जो है उस पर एक उपचुनाव होगा। एक चुनाव के लिए, कोई व्यक्ति के एक चुनाव के लिए जो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, वह चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। इसलिए जब बिहार या किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री जब मर जाते हैं तो उसके लिए उपचुनाव कराया जाता है। इन्हें कि पूरा फिर से री इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक पद पर ही इलेक्शन किया जाएगा, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। इस प्रकार जब यह मुख्यमंत्री जब मर जाते हैं तो वह मंत्री परिषद भंग होता है, फिर से दोबारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य और शक्तियां की बात थी। इसके बाद अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता की बात कहा गया है। इसको कहा जाता है एडवोकेट जनरल। 165 में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल, जिस तरह से केंद्र में संघ में भाग 5 में आपको पढ़ाए 76 एडवोकेट जनरल, इसमें एडवोकेट जनरल है, उसमें महान्यायवादी की बात है, यहाँ महाअधिवक्ता की बात है। सिर्फ अनुच्छेद का चेंज है। जो चीज उसमें था, यह बिहार किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे किसी भी राज्य का एडवोकेट जनरल हो सकता है, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह जो भी, जैसे बिहार सरकार पर कोई व्यक्ति केस करता है तो वह जो भी केस लड़ेगा बिहार सरकार के तरफ से, वह एडवोकेट जनरल ही लड़ेगा, महाअधिवक्ता ही लड़ेगा। यदि कोई बिहार सरकार पर कोई भी केस कर दे तो उसका केस जो भी लड़ेगा वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट में लड़ सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ सकता, क्योंकि यह राज्य में सिर्फ सुप्रीम हाई कोर्ट तक ही निश्चित है। इसलिए एडवोकेट जनरल, यदि बात करते हैं कि यदि केंद्र सरकार केस कर दिया बिहार सरकार पर, तो एक तरफ से एडवोकेट जनरल बिहार तरफ से लड़ेंगे, उधर से अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे, महान्यायवादी और महाअधिवक्ता दोनों आपस में लड़ेंगे। जैसे केंद्र पर और राज्य पर दोनों आपस में भी केस कर सकते हैं। जैसे केंद्र को यह कह दे कि बिहार में शराब चालू करना चाहिए और बिहार का मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं, यह केस बिहार में दारू नहीं, शराब चालू नहीं होगा। इस पर एक तरफ से एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के तरफ से लड़ेंगे और उधर से अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे। यानी अटॉर्नी जनरल का हिंदी होता है महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल का हिंदी होता है महाअधिवक्ता। एक तरफ से महाअधिवक्ता लड़ेंगे और एक तरफ से महान्यायवादी लड़ेंगे। और इसके अलावा यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र होते हैं और यह जब भी राज्यपाल इसे नियुक्त भी कर सकते हैं और जब भी इसे हटा दिया जाता है। इनका कोई वेतन नहीं होता, यह मुख्यमंत्री के भत्ता के तरह से इनका पेंशन दिया जाता है। या अदर व्यक्ति को भी केस लड़ सकते हैं, जैसे वो खाली बैठे हैं तो दूसरा व्यक्ति को भी केस लड़ सकते हैं, मेरे बदले भी केस लड़ सकते हैं, किसी के पैसे से उनको फीस लेते हैं उस तरह से वह केस लड़ सकते हैं। यह एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों ये काम के लिए लाभ उठा सकते हैं। अब अगले वीडियो में 166 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।